नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। फाइनली गाइस एमपीजी के टेस्ट सीरीज़ का 5 पार्ट यानी 5वीं क्लास हम आपके लिए लेकर आ गए। और 4 क्लास इससे पहले हमने कवर की थी, जिसमें अलग अलग टॉपिक जो मध्य प्रदेश जीके के थे वो हमने कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक भौगोलिक मध्य प्रदेश रहेगा। जैसे कि भौगोलिक तौर पर या फिर प्राकृतिक तौर पर मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें चट्टानें भी आएंगी और मालवा का पाठार और नर्मदा सोन घाटी, इनसे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। और इनसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए, जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि एक्चुअली में आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या पता है। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कौन सा राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है जो लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा है और भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है भाषाई रूप से उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने वाला पुल है, जिसको दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो देखिए यहाँ पर, ये जो सीरीज़ है इसका नाम हमने एमपीजी के टेस्ट सीरीज़ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आप एमपीजी का टेस्ट भी दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप अपने माइंड में क्लिक कर लीजिएगा कि आप क्या इसका राइट आंसर लगाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का ऐसा ही करना है, टेस्ट देते जाना है और फिर हम आपको आंसर बताते चलेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका मध्य प्रदेश रहेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश जो है इसको दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट कहा जाता है और ये जो राज्य है ये लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा है, साथ ही भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल भी कहलाता है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग है, तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ये 300 मीटर है। तो कई बार आपके एग्जाम में फैक्ट बन चुका है कि मध्य प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये कितनी है, तो 300 मीटर है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 3 भौगोलिक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है आपका मध्य का उच्च प्रदेश, सेकंड है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी और थर्ड है आपका बघेलखंड का पाठार। तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड का पाठार, इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। गाइस बात करें सबसे पहले हम मध्य उच्च का प्रदेश के बारे में, तो मध्य जो उच्च प्रदेश है जो कि पहला पार्ट था, इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग इसके हैं। मध्य भारत का पाठार पहला भाग हो जाएगा, मालवा का पाठार, नर्मदा सोन घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है, रीवा पन्ना का पाठार, बुंदेलखंड का पाठार, ये 5 भाग जो आते हैं ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो मध्य उच्च प्रदेश है, क्योंकि जितनी भी आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है इन मध्य उच्च प्रदेश से ही पूछी जाती है, जिसमें मालवा, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना पाठार, बुंदेलखंड का पाठार और मध्य भारत का पाठार आता है। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। वैसे तो सभी जो जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उन सभी को कवर करेंगे, तो आगे आपको आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम हर क्वेश्चन को डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जो है एज इट इज चीज़ें पता चल पाए। गाइज आपको बता दें, एमपी मध्य प्रदेश की स्पेशल तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जिसपे एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको यूज करने के RYJG50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही MPPSC की भी टेस्ट सीरीज मिले, इस पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेम कूपन कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा हुआ है, और ये जो पठार है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए बुंदेलखंड के पठार, अरावली पर्वत और मालवा के पठार, इनसे घिरा हुआ जो आपका पठार है इसका नाम है मध्य भारत का पठार। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य भारत का जो पठार है ये बुंदेलखंड, अरावली और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है।
मध्य जो भारत का पठार है इसकी जलवायु किस प्रकार की है, तो महाद्वीपीय प्रकार की है। और यहाँ में जो है गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। तो ये भी क्लियर कीजिएगा। औसत वर्षा अगर आपसे पूछी जाए तो 76 जो सेंटीमीटर है यहाँ की औसत वर्षा रहती है मध्य भारत के पठार की। अब एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से जिले मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको बता दें, मध्य जो भारत का पठार है इसके अंतर्गत मुरैना, शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर, ये 4 जिले आते हैं। इन चारों का नाम आप याद रखिएगा, मध्य भारत पठार के अंतर्गत ये आते हैं। साथ ही प्रमुख औद्योगिक जो क्षेत्र है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मध्य भारत के पठार का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका मालनपुर है जो कि भिंड जिले में आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। गाइज, नेशनल करंट अफेयर के लिए आपके लिए एक चैनल लॉन्च किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेशनल करंट अफेयर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार में चंबल घाटी स्थित है। तो देखिए चंबल जो घाटी स्थित है ये मध्य भारत के पठार में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी सही जवाब रहेगा, चंबल घाटी। तो ये आपकी मध्य भारत के पठार में आ जाएगी। अब देखिए अगर आपको पहले से पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताए थे कौन कौन से जिले बताए थे, अभी हमने भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर ये जिले बताए थे। और जो चंबल घाटी है ये मुख्यतः भिंड, मुरैना जिले में ही है। आप सभी को आई होप कि पता होगा ये चीज़। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से इस राइट आंसर इसका क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका चंबल घाटी मध्य जो भारत का पठार है इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल भूमि का सर्वाधिक भाग 28.26% धारण किए हैं जो कि हैं। तो देखिए ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो भाग है कुल भूमि का सर्वाधिक भाग किस पठार के अंतर्गत आता है, ये आपको क्लिक करना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मालवा का पठार। गाइस, मालवा का जो पठार है ये सबसे अधिक भूमि है, सर्वाधिक भूमि इसी पठार के अंतर्गत है मध्य प्रदेश की, जिसका प्रतिशत है 28.26%। ध्यान रखिएगा। और ये जो पठार है ये किससे बना हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लावा जो मिट्टी होती है इससे बना है मालवा का पठार। साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है ये आपका मालवा का पठार। नर्मदा नदी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा है। तो दक्षिणी जो सीमा है ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो ये है आपकी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा जो है ये नर्मदा नदी से है। क्लियर है। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि हर चीज़ में हम आप कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। हर चीज़ की हम ऊंचाई भी डिस्कस करेंगे, प्रमुख जिले भी डिस्कस करेंगे, प्रमुख चोटियाँ भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी सारी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी चीज़ें कवर हो जाए। मालवा का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन फैक्ट को आप जरूर से याद रख लीजिएगा। और प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है मालवा के पठार की, तो देखिए मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, दूसरे नंबर पर है जानापाव पहाड़ी और तीसरे नंबर पर है धजारी चोटी। तो जो है आपको यहाँ पर घटते हुए क्रम में हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी सिगार चोटी है, उसके बाद में जानापाव पहाड़ी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर धजारी आती है। तो इन तीनों का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए जानापाव जो पहाड़ी है ये आपकी मालवा के पठार में है, और जानापाव पहाड़ी पर स्थित वांचू जो पॉइंट है यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ये जो है वांचू पॉइंट। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है मालवा के पठार की, तो सबसे प्रमुख नदी तो चंबल ही हो जाएगी। और इसके अलावा सिप्रा नदी भी जो है मालवा का पठार की नदी है। इसके अलावा काली सिंध नदी, पार्वती नदी और बेतवा नदी, ये 5 नदियाँ हैं मालवा के पठार के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः काली मिट्टी। अब ये जो काली मिट्टी होती है ये गेहूँ कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है मालवा के पठार की, तो गेहूँ, गन्ना, कपास और सोयाबीन, ये 4 फसलें यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो गेहूँ, गन्ना, कपास और सोयाबीन काली मिट्टी है। प्रमुख नदियों में चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। और सिगार, जानापाव और धजारी ये यहाँ के प्रमुख चोटियाँ हैं। तो इन सभी को फैक्ट को
आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन आपका बता देते फैक्ट आपको। जलवायु, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। यहाँ पर सब औसतन होता है, यानी औसत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, यानी मीडियम लेवल का यहाँ पर तापमान टेम्परेचर होता है। ये आप याद रखिएगा जलवायु के बारे में। बाकी औसत जो वर्षा है ये 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर औसत यहाँ पर है और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का होता है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे एक एक पाठार के बारे में, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैक्ट आपका जो है बाहर जा पाएगा। और ये जितने भी फैक्ट हम आपको बता रहे हैं इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आप 4-5 जो है क्वेश्चन में, उसके बाद में इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आगे देंगे करने के लिए, जहाँ से आपका अच्छे से टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने कहाँ की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा? तो फाहियान देखिए ये जो है विदेशी नागरिक था और ये भारत आया था, तो यहाँ पर जो है इसने श्रेष्ठतम जो जलवायु कहा था ये मालवा के पठार की जो जलवायु है इसको ही कहा था। मालवा का पठार यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी आपके एग्जाम के लिए है। देखिए कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मालवा के पठार से कौन सी रेखा जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। मालवा का पठार कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये 16 जिलों में फैले हुए हैं मध्य प्रदेश के मालवा का पठार। और देखिए यहाँ पर एक और काफ़ी सारी आईएमपी चीज़ें बता देते हैं आपको एक और, कि सांची और भीमबेटका जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी मालवा के पठार के अंतर्गत ही आती है। तो सांची और भीमबेटका ये भी आप फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है चीज़ें। और गाइज यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी करंट अफेयर का काफ़ी सारे वीडियोस आए, दिसंबर वाला भी वीडियो अभी अपलोड किया है, उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्लेलिस्ट भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिला आकार में फैला है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा नर्मदा सोन घाटी। गाइस सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है इसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है और ये जो नर्मदा सोन घाटी है ये मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिला आकार में फैली हुई है। तो नर्मदा सोन घाटी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। गाइस नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है। इससे रिलेटेड भी हम चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हमने मालवा के पठार के लिए कवर की थी। देखिए नर्मदा जो सोन घाटी है ये मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व भाग तक फैली हुई है और इसका आकार किस प्रकार का है? तो सर्पिला आकार की ये जो है मालवा नर्मदा सोन घाटी है। जैसा कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो क्वेश्चन में ही जो है पता चल चुकी हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस प्रकार की घाटी है ये नर्मदा सोन घाटी, तो ये एक भ्रंश घाटी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये किस शहर कौन कौन से जिलों में आपको बता देते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो शहर है वो आपके आते हैं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और बड़वानी। इन शहर या फिर जिलों आपके लीजिएगा, इनमें ये फैली हुई है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन जो घाटी है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, सोन और शक्कर, इसके अलावा एक और है तवा। तो इनको भी आप याद रखिएगा, नर्मदा, सोन, तवा और शक्कर, 4 नदियाँ हैं इसकी नर्मदा सोन घाटी की। अब देखिए नर्मदा सोन नाम से ही क्लियर है, 2 नदियाँ तो इसमें ही हो जाएगी, बाकी आपको तवा और शक्कर दोनों याद रखना है। इसके अलावा जलवायु की बात करें तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है नर्मदा सोन घाटी की। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पठार को सफ़ेद शेरों के लिए भी जाना जाता है, साथ ही हीरा उत्पादन के लिए भी एक प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो पठार है इसका नाम है रीवा पन्ना का पठार। गाइज रीवा जो पन्ना पठार है ये आप नाम से ही क्लियर है, सफ़ेद शेरों के लिए इसको जाना जाता है रीवा को। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इस क्वेश्चन को। और हीरा एक और फैक्ट आपको दे दिया हीरा उत्पादन के लिए, तो ये आपका पन्ना है। यानी इस क्वेश्चन बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर आप फैक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, जो कि बेसिक
चीज़ें भी आप कवर कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो रीवा पन्ना पाठार, अब रीवा पन्ना पाठार के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, विंध्य के कागारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कागारी जो क्षेत्र है विंध्य का, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो पाठार है ये दमोह, सतना, रीवा, पन्ना इन जिलों में फैला हुआ है। तो रीवा और पन्ना दोनों जिले तो यहाँ से कवर हो रहे, बाकी आपको दमोह और सतना दोनों जिलों के नाम आप याद रखिएगा, आदि इन जिलों में फैला हुआ है। क्लियर है। और प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, तो 10.37% जो हिस्सा आता है वो रीवा पन्ना पाठार के अंतर्गत ही आता है, मध्य प्रदेश का। पठारी प्रदेश विंध्य सेलों से निर्मित है। तो ये आपका रीवा जो पन्ना पाठार है ये विंध्य सेलों से बना हुआ है। साथ ही यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो टोंस, केन, सोनार और ब्यारमा, यहाँ की ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों के नाम आप याद रखिएगा। और इस पठार को सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। साथ ही हीरा उत्पादन के लिए भी पन्ना और सफ़ेद शेरों के लिए रीवा जाना जाता है, क्योंकि ये पठार पूरा इन जिलों में आता है। तो आयु की ये चीज़ें इतनी तो यहाँ से आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा जलवायु किस प्रकार का है यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में, तो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु है यहाँ का। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर आंकी गई है और उत्तर पश्चिम की ओर कम ये हो जाती है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर जो है ये वर्षा कम होती जाती है धीरे धीरे। क्लियर है। और सतना जिले में चूना का पत्थर पाया जाता है, पन्ना में हीरा पाया जाता है। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। यहाँ का दार्शनिक स्थल कौन कौन से है ये भी आप थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देते हैं। देखिए, रीवा जो पन्ना पाठार है इसके अंतर्गत सतना आता है और दमोह भी आता है, ये हमने आपको बताया था। तो देखिए, मेहर जो है ये सतना में है। इसके अलावा चित्रकूट जो है ये भी आपका सतना में है, तो ये यहाँ के दार्शनिक स्थल है। और मुकुंदपुर जो है ये भी आपका सतना में ही आता है, जहाँ पर सफ़ेद बाघ सफारी है, यानी वाइट टाइगर सफारी है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर रखना होगा। अगला क्वेश्चन है सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको क्लिक करना है। देखिए, सिद्ध बाबा की जो चोटी है यह पहाड़ी है, ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आती है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, राइट आंसर बुंदेलखंड का पठार रहेगा। बुंदेलखंड जो है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जो है लाल पीली मिट्टी है, नीस और ग्रेनाइट से ये बना हुआ है बुंदेलखंड का पठार। प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 7.7% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो जलवायु है ये महाद्वीपीय प्रकार की है। नदियाँ जो आती है इसके अंतर्गत उसमें बेतवा प्रमुख है। इसके अलावा घसान, केन और सिंध नदियाँ भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। सबसे ऊंची चोटी आपको बता चुके, सिद्ध बाबा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और यहाँ का प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है वो आपका खजुराहो है, जो कि आपका याद रखिएगा काफ़ी IMP है खजुराहो, और ये यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, ये जो धूपगढ़ चोटी है ये आती है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है कई सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका महादेव श्रेणी रहेगा। ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ की जो चोटी आती है ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। गाइस, बात करें हम थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में, तो देखिए महादेव जो श्रेणी आती है यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी का ही एक पार्ट है, इसी के अंतर्गत आती है। तो हम बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में। गाइस, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है ये क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है और पश्चिम की ओर विस्तृत में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आपको बता देते हैं, जो सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं। एक आपकी है राजपीपला श्रेणी, दूसरी है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरी है मेकल श्रेणी। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। सतपुड़ा के अंतर्गत राजपीपला, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और मेकल श्रेणी, तो ये 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है। राजपीपला की अगर हम बात करें, राजपीपला श्रेणी, तो यह जो है सतपुड़ा जो श्रेणी है इसके पश्चिमी भाग से बुरहानपुर जो दर्रा है यहाँ तक ये फैली हुई है। इसके अलावा सतपुड़ा जो श्रेणी है जिसको मध्य श्रेणी बोला जाता है,
और इसे मध्य श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप प्रोजेक्ट थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा सतपुड़ा श्रेणी को। अब ये सतपुड़ा जो श्रेणी है इसमें ग्वालीघाट श्रेणी आती है और महादेव श्रेणी आती है। तो ये जो महादेव श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कितना डीपली आपको बताया है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, उसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं इसके अंतर्गत सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। पहली राजपीपला, दूसरी सतपुड़ा श्रेणी, तीसरी मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके अंतर्गत भी 2 श्रेणियां हैं, ग्वालीघाट श्रेणी, महादेव श्रेणी। तो जो महादेव श्रेणी है इसके अंतर्गत आती है धूपगढ़ की चोटी। इतना डीपली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। गाइस धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 इसकी ऊंचाई है मीटर और महादेव श्रेणी का ही एक पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मेकल श्रेणी के बारे में। देखिए राजपीपला और सतपुड़ा श्रेणी 2 श्रेणियों हमने डिस्कस कर लिए। तीसरी श्रेणी है मेकल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम किस श्रेणी से हुआ है, तो ये मेकल श्रेणी से ही इसका उद्गम हुआ है। तो आप दोनों श्रेणियाँ काफ़ी आपके लिए आईएमपी है, क्योंकि धूपगढ़ वाला भी क्वेश्चन बनता रहता है और नर्मदा का उद्गम वाला भी क्वेश्चन बनता रहता है। अगर धूपगढ़ पूछा जाए तो महादेव श्रेणी रहेगा और आपका नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पूछा जाए तो ये मेकल श्रेणी रहेगा। दोनों आप याद रखिएगा अलग अलग क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर हमने बात की है सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। अब यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो मानसूनी जलवायु यहाँ की है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के समथिंग होती है लगभग बीच में। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये जो पंचमढ़ी है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के ही अंतर्गत आता है। क्लियर है। जहाँ पर 197 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा आंकी गई है, तो सेंटीमीटर ये आप याद रखिएगा 197। और इसके अलावा सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है यहाँ पर शुष्क मानसून वन पाए जाते हैं और इनमें मुख्यतः जो वन है वो सागौन के, सलाई के, बांस के, तेंदू, बीजा, शीशम, हर्रा, आंवला, बहेड़ा ये वृक्ष मुख्यतः देखने को मिलते हैं। क्लियर है चीज़ें। और अगर बात करें महत्वपूर्ण उद्योग की तो सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य तेल उद्योग और कागज उद्योग इस श्रेणी के अंतर्गत आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। इसमें सूती जो वस्त्र है इनके लिए मुख्यतः खंडवा, बुरहानपुर और कागज उद्योग नेपानगर स्थित है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान थोड़ा सा रख लीजिएगा, आगे इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं, इस वीडियो में ही अभी क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में तो थोड़ा सा लेट बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पाठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ सोन तथा जोहिला नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये जो भाग है कौन सा भाग है ये आपको बताना है, कौन सा पाठार है जिसका मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो कि आपका स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बुंदेलखंड का पाठार, और सॉरी बघेलखंड का पाठार इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस ये जो बघेलखंड का पाठार है इसको मध्य प्रदेश का पूर्वी पाठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ सोन तथा जोहिला नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बघेलखंड के पाठार के बारे में बात करें हम तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में अधिक ठंड पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बघेलखंड के पाठार में मुख्य व्यवसाय जो है ये क्या है, तो ये वनों पर आधारित है, साथ ही उत्खनन उद्योग में कार्य करना भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। औद्योगिक दृष्टि से ये जो जिला है ये पिछड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। बघेलखंड वाला जो पाठार है ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और अमरकंटक में ये जो अमरकंटक आता है ये बघेलखंड के पाठार के अंतर्गत ही आता है। ताप बिजली गृह यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी कही जाती है सिंगरौली बेड़न, ये भी बघेलखंड के पाठार के अंतर्गत है। और विंध्याचल बृहत ताप विद्युत गृह जो है और ओरिएंटल मिल है जैसा कि अमलाई शहडोल में, तो ये भी जो उद्योग है ये बघेलखंड पाठार के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें, उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बघेलखंड पाठार के अंतर्गत ही आता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। गाइस फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में ये बांटती है कर्क रेखा, उत्तरी मध्य प्रदेश
और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देते। ये वाला ऊपर वाला उत्तर का हो गया, नीचे वाला दक्षिण का हो गया, ये पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो यहाँ से निकलती है तो पूरा दो अलग अलग भागों में मध्य प्रदेश को डिवाइड कर देती हैं। और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होती हुई गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, इन 14 जिलों में शहडोल जिला, उमरिया जिला, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, उज्जैन, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा और रतलाम शामिल है। गाइस आपको बता दें, पहले आगरमालवा नहीं था, आगरमालवा 2013 में नया जिला बना है। उसके पहले शाजापुर जिला था और ये जो नया जिला बना है 2013 में आगरमालवा, तो ये शाजापुर से ना होकर अब जो है कर्क रेखा जो गुजरती है ये आगरमालवा जिले का जो पार्ट आया है इससे होती हुई जाती थी। तो ये जिला अब नया आगरमालवा बना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश थे? तो अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें 9 भौतिक प्रदेश थे। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद में वर्तमान में कितने जो है भौतिक प्रदेश है? तो 7 है वर्तमान में, अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ा भूभाग है ये मालवा का पठार के अंतर्गत आता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। सबसे अधिक जो भाग घेर रखा है ये मालवा के पठार का ही अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा का पठार के अंतर्गत ही आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 26 हमने आपको बताया था 62% है। तो देखिए ये थोड़ा सा जो परसेंट में है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ें रहेंगी ना वो एज इट इज़ नहीं रहेंगी यहाँ पर। ये तो 26 तो आपको पूरे एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, बाकी जो पॉइंट है उनमें थोड़ा सा आगे पीछे आपको हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है। तो जो मध्य प्रदेश का भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस जितने भी भूभाग थे यानी मालवा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मेकल श्रेणी, नर्मदा घाटी, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे और आप इंजॉय कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनका राइट आंसर पहले ही अपने माइंड में क्लिक कर लेना है। मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना भूभाग है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किसी समय तक उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड इसको कहा गया है। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? सबसे जो अधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है रहेगा आपका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत जो सेंटीमीटर है लगभग वो 140 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है पूर्वी क्षेत्र में। जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो ये 75 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो ये जो भाग है इसका नाम है सतपुड़ा की चोटी। गाइस सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, सतपुड़ा जो पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इसी के अंतर्गत आती है। तो सतपुड़ा की चोटी के अंतर्गत ही, जो कि आपको पता है। और याद रखिएगा धूपगढ़, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और यही जो मध्य प्रदेश है इसका हिल स्टेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि पंचमढ़ी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हम आपको बता चुके हैं। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। किलोमीटर आप जरूर से याद रखिएगा। धूपगढ़ की जो चोटी है इसकी 1350 मीटर है और सतपुड़ा पर्वत की लंबाई है 1120 किलोमीटर, जो कि पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मेकल पर्वत तक फैली हुई है। गाइज यहाँ पर थोड़े से और आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? ये जिला है आपका
छिंदवाड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम थोड़ी सी और, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ये आपका छिंदवाड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1,18,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल। मंडला जो जिला है इसका क्षेत्रफल है 800, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 8,800 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपको आगे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है ये कोयला हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप सभी को पता ही है कोयला पाया जाता है, कोयले की अधिकता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा, कोयला हेतु ये प्रसिद्ध है। और सिंगरौली बेसिन जो है ये कोयला क्षेत्र दक्षिणी सिंध और दक्षिणी मिर्जापुर तक ये जो है आपका फैला हुआ है। इस क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है, जिन पर 4 सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है। तो ऋतु वेधशाला जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कौन कौन से, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा और अंतिम आपका है शहडोल, जो कि सबसे लास्ट में बना है, जिसको नवीनतम संभाग भी आप बोल सकते हैं, शहडोल। इसके अलावा नर्मदा जो पुरम संभाग है इसका नाम जो है अभी बदला गया है, पहले इसका जो नाम था वो होशंगाबाद संभाग था। क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ये जो जिले हैं इनमें आते हैं आपके टीकमगढ़ जिला और दमोह, इसके अलावा छतरपुर। टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर ये जो जिले हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। गाइस एक और चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी और दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर जो है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा। और आपको जिस हिसाब से ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। बाकी एक और ऑप्शन आपका राइट रहता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। गाइज आपको यहाँ पर 52 अगर दे रखता होता तो बिल्कुल आपका यही राइट आंसर रहता, बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी एक्चुअल में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही है। क्लियर है चीजें। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश विभाजन के पूर्व देश का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य था ये मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ 2000 में जब अलग हुआ तो ये दूसरे स्थान पर आ गया, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है। तो मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा की अगर हम बात करें, सही जवाब रहेगा 100 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला राज्य है और यहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण जो है समान नहीं है, फिर भी प्रदेश की औसत वार्षिक जो वर्षा है 100 से 125 सेंटीमीटर आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन करता है। तो मैग्नीज का जो उत्पादन करता है अधिकतम ये बालाघाट जिला करता है। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। और गाइस देश के कुल मैग्नीज भंडार का 50% मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और प्रदेश में लगभग 6,80,000 टन मैग्नीज का भंडारण है, और जिसमें अकेले बालाघाट जो जिला है इसमें ही 500 लाख टन मैग्नीज का भंडार है। साथ ही मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जिला है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता जिला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको निकल कर आ रही है, जो कि हम आपको फैक्ट के रूप में बता रहे हैं। ये इतनी आईएमपी चीज़ें हैं कि अगर हम आपको क्वेश्चन बनाकर बताते तो करीबन 500 क्वेश्चन हो जाते इन सभी फैक्ट को अगर हम कवर करते तो। इसलिए हमने क्वेश्चन ना बताकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेन चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको एज इट इज़ याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो स्थित है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। देखिए वन अनुसंधान संस्था देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ध्यान रखिएगा।
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आपका भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमाओं को किसके अंतर्गत बांटता है, तो यानी किससे बांटता है, ये आप याद रखिएगा। तो चंदेरी अपनी सीमाओं को जो बांटता है ये मालवा के पाठार और बुंदेलखंड से बांटता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, ये जो है चंदेरी ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है। बात करें चंदेरी के बारे में, तो चंदेरी का जो इतिहास है ये कितने साल पुराना रहा है, तो ये 11वीं सदी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मध्य भारत का प्रमुख व्यापार का केंद्र रहा था चंदेरी प्राचीन में। इतिहास की हम बात करें, चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से अलग करके जो है चंदेरी जो है मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, जिसको झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया है। और बुंदेला जो राजपूत थे इनके द्वारा यहाँ का किला बनवाया गया, जो कि काफ़ी आकर्षक का केंद्र भी रहा है। साथ ही चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसा कि महेश्वरी की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चंदेरी की साड़ियाँ भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और किले सबसे ज़्यादा महल किले यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है। ये जिला है आपका जबलपुर जिला। गैस भोपाल पुलिस के परिसर में सीहोर, राजगढ़, विदिशा जिले शामिल है, बाकी जबलपुर जो जिला है ये शामिल नहीं है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ये जिला आपका रहेगा दतिया जिला, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल इस जिले का है। मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है दतिया, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2691 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और ये प्रदेश का सर्वाधिक अगर बात करें क्षेत्रफल वाला तो छिंदवाड़ा है, जिसका 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक जो क्षेत्र नहीं है, देखिए यहाँ पर पश्चिमी का जो पठार है ये नहीं है। बाकी हमने अभी डिस्कस किया था, आपको बताया था मध्य भारत का पठार भी हमने डिस्कस कर लिया, सतपुड़ा मेकल क्षेत्र भी डिस्कस कर लिया, नर्मदा सोन घाटी भी डिस्कस कर ली। बाकी जो पश्चिमी पठार है ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही ऑप्शन में लिख दिया। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी पठार। ये प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है। तो गोंडवाना जो पर्वत स्थित है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। गाइस मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक भाग है, कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सोन नर्मदा जो सोन घाटी है ये, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और इसके अलावा बघेलखंड का पठार। तो ये 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम का जो पठार है मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी गोंडवाना जो पर्वत है ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है प्राचीन लैंड का भाग था, प्राचीनतम। और उत्तरी भाग में गोंडवाना सेल क्षेत्र है। साथ ही गोंडवाना सेल समूह जो है इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ है कि यह सघन वन पाए जाते हैं, जो कि गोंडवाना पर्वत के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का आकार किसके समान है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का जो आकार है बेटे हुए ऊंट के समान है। किस प्रकार है, बेटे हुए ऊंट के समान है मध्य प्रदेश का आकार, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है। तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है ये समुद्री घोड़े के समान है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पूर्व में मध्य प्रदेश का पश्चिम में राजस्थान से लगने वाला एकमात्र जिला कौन सा है। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से लगने वाला जो एकमात्र जिला है इस जिले का नाम है शिवपुरी जिला। और ये जो है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ जो जिले सीमा बनाते हैं वो जिले आपके मुरैना और शिवपुरी, ये दोनों जिले जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से लगने वाला एकमात्र जिला कौन सा है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आपसे पूछा हुआ है, सही जवाब रहेगा सिंगरौली जिला, जो कि पूर्वी जिला है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पठार को गेहूं डलिया पठार भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा फैक्ट को, गेहूं डलिया पठार किस पठार को कहा जाता है। सही जवाब रहेगा मालवा का पठार। गाइस मालवा का जो पठार है इसको गेहूं डलिया पठार से भी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी। देखिए क्वेश्चन हमने आपको बताया था और ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया है। मध्य प्रदेश के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही जवाब रहेगा जाना पाओ पहाड़ी। गाइस मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है ये सीगार है, दूसरे नंबर पर जाना पाओ पहाड़ी और तीसरे नंबर पर धजारी पहाड़ी है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी जाना पाओ पहाड़ी। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल चोटी का अन्य नाम क्या है। गुडविल जो चोटी है इसका अन्य नाम सद्भावना शिखर है, कालूमार है और कालुम्बे है, यानी तीनों नाम इसके ही है गुडविल चोटी के, सद्भावना शिखर, कालूमार और कालुम्बे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सिद्ध बाबा पहाड़ी या सिद्ध बाबा चोटी, इसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है धूपगढ़, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 जिसकी ऊंचाई है, जो कि हम आपको बार बार बताते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है नर्मदा सोन घाटी का निर्माण ये तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी गई है। तो पृथ्वी की प्रथम कठोर जो चट्टानें मानी गई है ये आद्य महाकल्प और आर्कियन जो काल है इसकी मानी गई है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी गई है ये फिर मानी जाती है। तो पृथ्वी की सबसे जो पुरानी श्रृंखला मानी जाती है इसको अरावली, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। अरावली जो पहाड़ी है श्रृंखला है ये पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निकल कर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका धूपगढ़ चोटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। आपकी ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को, राइट आंसर। और 5 राज्य कौन कौन से, आपका राजस्थान रहेगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी 5 राज्यों से इसकी सीमा जो है लगती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा मिलती है ये उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है। तो ये आपकी मिलती है गुजरात के साथ में। मध्य प्रदेश की सबसे कम जो सीमा मिलती है ये गुजरात से मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात से के किस जिले से मिलती है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जिला भी पूछ लिया है, जैसा कि आपके एग्जाम में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है। ये जिला आपका है बड़ोदरा जिला, जो कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। पूरे जिलों के नाम भी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद रहा तो। बाकी आपका आगे क्वेश्चन बनेगा जिलों से, जिले के नाम पूछ जाएगा कि कौन से जिले से होकर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको वहाँ पर एक जिला पहचानना है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो चट्टानें हैं इसमें से कौन सी चट्टान आपकी है, क्लियर कर लीजिएगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब आपका द्रविड़ संघ रहेगा। तो मध्य प्रदेश में द्रविड़ जो संघ है इस चट्टान के साक्ष्य नहीं मिले। बाकी आर्य समूह, पुराण संघ और धारवाड़ समूह, इन तीनों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले हैं, जो कि पाई भी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है ये गोंडवाना समूह की जो चट्टानें हैं इनमें पाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा।
इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था 2000 के पहले की बात करें तो ये पहला स्थान मध्य प्रदेश का था। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही नया वीडियो आए चैनल पर उसका वीडियोस भी आपको तुरंत से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो देखिए हिल स्टेशन जो पंचमढ़ी है ये आपका किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका देखिए हमने आपको बताया था पंचमढ़ी और आपका जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी हमने डिस्कस किया था। सतपुड़ा उसके अंतर्गत राजपीपला श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी मेकल श्रेणी, तीन श्रेणियां उसके अंतर्गत थी। इसके अलावा राजपीपला तो हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी सतपुड़ा था, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत दो श्रेणियां थी, एक आपकी थी मेकाल श्रेणी, एक आपकी थी महादेव श्रेणी। तो जो आपका ये धूपगढ़ जो चोटी आती थी ये महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती थी और नर्मदा जो नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक ये मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आती थी, हमने आपको बताया था। देखिए ये जो पंचमढ़ी है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि धूपगढ़ भी महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे तो आपको एज इट इज चीज़ें याद रहेंगी और काफ़ी टाइम तक आप याद रख भी इनको पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये, वो 1350 इसकी ऊंचाई है मीटर में, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब बताइए, चलिए आप बताइए जल्दी से, क्लिक करिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है या फिर नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है तो यहाँ पर आपका ये उत्तर वाले एरिया में कौन सा जिला या फिर इनमें से कौन सा नगर है? जल्दी से क्लिक करिएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रतलाम रहेगा, यो आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, रतलाम आपका यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो महादेव जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं में के मध्य में स्थित है? तो नर्मदा जो घाटी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है इन दोनों के मध्य में स्थित है, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मालवा का पठार और इसकी सबसे ऊंची चोटी अब आपसे पूछ लिए, पहले दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी थी, अब सबसे ऊंची चोटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सीगार, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका हो जाता है। निम्न में से किस स्थान से होकर करके का गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर 4 जिले आपको दे रखे, इनमें से आपको बताना है इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भोपाल, उज्जैन और रतलाम, इन तीनों जगह से होकर गुजरती है, तीनों जिलों से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ये सभी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पंचमढ़ी को, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? गाइस यहाँ पर आपको बताना है किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित नहीं है। तो गाइस बैतूल के अंतर्गत भी आती है, छिंदवाड़ा आपका आता है, खंडवा भी आपका आता है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में आती है, नीचे वाले क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पर जो श्योपुर है ये टॉप पर है, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है, जो कि आपका ग्वालियर जो है चंबल संभाग के अंतर्गत आता है श्योपुर। तो ये जो श्योपुर है ये आपका इसमें नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो श्योपुर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी है? और सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानापाव, सिगार एवं धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो मालवा का पठार रहेगा। जानापाव, सिगार एवं धजारी ये जो चोटियाँ हैं मालवा के पठार के अंतर्गत आती है, मालवा के पठार की चोटियाँ ये हैं। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है या फिर किस रेंज में स्थित है? तो धूपगढ़ जो चोटी है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ध्यान रखिएगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई में दे रहा है, तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा के अंतर्गत ही
आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लमेटा सीरीज किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है। लमेटा जो सीरीज पाई जाती है ये क्रिस्टेशियस जो सेल समूह है इसमें पाई जाती है। तो क्रिस्टेशियस जो सेल समूह है यहाँ से आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा लमेटा सीरीज। अगला क्वेश्चन निकल कर रहा है मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो मध्य प्रदेश को दक्षिण का जो पठार है इसका भाग माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। निम्न में से कुडप्पा, इसको कडप्पा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप, कुडप्पा और कहीं कहीं कडप्पा भी देखने को मिलता है। तो निम्न में से कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो कुडप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं ये बीजावर, पन्ना और ग्वालियर में इन सभी जगहों पर पाई जाती है। डी ऑप्शन यानी ये सभी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भू संरचना की दृष्टि से नर्मदा सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। तो नर्मदा सोन अक्ष के उत्तर का जो भाग कहलाता है ये आपको बताना है कि ये क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये मध्य उच्च प्रदेश रहेगा। मध्य उच्च प्रदेश जो कि आपका सही जवाब हो जाता है। गाइस मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य है छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को विभाजित करती थी। वर्तमान में जो सीमा मध्य प्रदेश की स्पर्श करती है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और पहले अविभाजित जब था जब 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वत का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो विंध्याचल जो पर्वत है इसका निर्माण हुआ है क्वार्ट्ज एवं बालू से। तो ध्यान रखिएगा क्वार्ट्ज एवं बालू यहाँ से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है इनकी अधिकतम ऊंचाई है 166 मीटर। गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 166 मीटर जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में क्रिस्टेशियस कल्प के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिले हैं। तो ये जो मिले हैं क्रिस्टेशियस कल्प के साक्ष्य मध्य प्रदेश की नर्मदा सोन घाटी में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा यहाँ पर नर्मदा घाटी ही सही जवाब रहेगा, सोन घाटी यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका ओनली नर्मदा घाटी में ही इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है। तो बाघ जो सीरीज है ये क्रिस्टेशियस कल्प से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारती पत्थर निम्न में से किस काल की चट्टानों में पाया जाता है। इमारती जो पत्थर पाया जाता है ये विंध्यन काल की जो चट्टानें हैं इनमें पाया जाता है। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विंध्यन चट्टानें या फिर विंध्यन काल की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम सही है ये आपको क्लिक करना है। गाइस सबसे पहले आर्कियन चट्टानें हैं सबसे प्राचीन, उसके बाद में धारवाड़ हो जाएगा, उसके बाद में कडप्पा या कुडप्पा हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा विंध्यन। तो यहाँ पर आपका देख लेते हैं हम क्रम कौन सा सही है। सबसे पहले आर्कियन, यहाँ पर आर्कियन है, यहाँ पर आर्कियन है, ये सबसे पहले आर्कियन फिर धारवाड़, तो फिर धारवाड़ ये यहाँ पर इसमें आ रहा है, उसके बाद में फिर कुडप्पा, तो इसमें कुडप्पा आ रहा है और इसमें विंध्यन आ रहा है। यहाँ में आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग की चट्टानों में हीरा मिलता है। अब हीरा जो मिलता है ये कुडप्पा युग की जो चट्टानें हैं इनमें मिलता है और ये कुडप्पा युग की जो चट्टानें अभी हमने डिस्कस किया था ये पन्ना वाले ज़िले में भी पाए जाते हैं और पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो इसी हिसाब से आप पहचान सकते हैं किन किन जिलों में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में क्या क्या जो है चीज़ें मिल यानी जो जितनी भी चीज़ें मिलती है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटी का जो निर्माण हुआ था वो तृतीयक समूह के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है।
तो इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 500 मीटर औसत ऊंचाई है मालवा के पठार की। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो अरावली जो पर्वत है ये मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है, इसका मुख्य भाग राजस्थान में, बट कुछ भाग जो है मालवा के अंतर्गत भी इसका आता है अरावली पर्वत का। तो इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है ये 1158 मीटर है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन 1158 मीटर सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है? यहाँ पर आपको इन जिलों को बताना है, इनमें से किस जिले में मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो गाइज यहाँ पर शहडोल जिले में आपका आता है, मंडला जिले में आता है, डिंडोरी जिले में आता है, बट जो दतिया जो जिला है इसमें मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दतिया जिला है ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, और ग्वालियर संभाग जो है चंबल संभाग के ठीक नीचे स्थित है, और यहाँ पर ये जो है मैकाल अमरकंटक ये अनूपपुर वाले जिले के अंतर्गत आता है, शहडोल, मंडला और डिंडोरी ये इस साइड के जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, तो इस श्रेणी का विस्तार जो है दतिया तक नहीं है। क्लियर है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को मैकाल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मैकाल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कैमूर भांडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो कैमूर भांडेर जो श्रेणी संबंधित है ये विंध्यांचल से संबंधित है, विंध्यांचल श्रेणी से, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो धारवाड़ जो समूह है सेल समूह, इससे प्राप्त खनिज जो है इनमें मैग्नीज और संगमरमर पाया जाता है। मैग्नीज संगमरमर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती है? तो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें मिलती है, गोंडवाना काल की चट्टानें ये मिलती है आपकी सतपुड़ा क्षेत्र में और बघेलखंड क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र, जिनमें गोंडवाना काल की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आया है निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबज है? तो जबेरा का जो गुंबज है जिसको जुबेरा भी बोलते हैं, और ये जो आपका आएगा ये कगार भूमि के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में जो नाम से पुकारा जाता है वो नाम आपको ध्यान रखना है। सही जवाब रहेगा इसका चौगान और जबलपुर स्तर, इन दोनों नामों से जाना जाता है अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में, चौगान के भी और जबलपुर स्तर के भी। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है निम्न में से उस विशेष सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। अब देखिए ये जो विशेष सेल है कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है, और इस सेल का नाम आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा अपर विंध्यन, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन अपर विंध्यन सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना का प्रसिद्ध हीरा या पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो पन्ना की प्रसिद्ध जो खदानें हैं, देखिए हमने देखा था हीरा किन समूह की चट्टानों से निकलता है, तो ये भी हमने आपको बताया था थोड़ा सा, कडप्पा ऐसा हमने आपको बताया था। और हीरा पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो ये जो सीरीज है इस सीरीज का नाम आपको याद रखना है, बीजावर सीरीज सही जवाब रहेगा, ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो मध्य प्रदेश जो भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है, बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। निम्न में से कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? गाइज धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर नहीं पाई जाती है ये आपको क्लिक करना है। गाइज ये जबलपुर में पाई जाती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है। बाकी जो रीवा जिला है और इसमें ये जो चट्टानें हैं ये नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है? तो पूर्वी पठार कहा जाता है बघेलखंड के पठार को, क्योंकि ये पूर्वी में स्थित है। पूर्व जो एरिया है पूर्वी सबसे पूर्व में ये आपका स्थित है पूर्वी एरिया में,
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको इसीलिए पूर्वी का पाठार कहते हैं, बघेलखंड के पाठार को। क्लियर है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा ध्यान रखिएगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के मालवा को सही जवाब रहेगा आपका गेहूं का भंडार इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 96 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 97, 98 और 99 और 100 कितने 4 क्वेश्चन बचे हैं। 4 क्वेश्चन और आपको फटाफट करवा देते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। और मालवा में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। इसके अलावा मालवा जो है ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा नर्मदा जो सोन घाटी है इसमें भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ हम आपको रिकॉल करवा दें। देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था भौगोलिक क्षेत्रों में। 3 कौन कौन से थे आपके, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है उन तीनों के बारे में, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनको थोड़ा सा देखिए, हमने पूरी डिटेल के साथ में आपको चीज़ें बताई थी कि किन किन तरीक़ों से हम आप जो चीज़ें हैं जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको याद रख सकते हैं। गैस देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा यहाँ पर निकल कर रहे हैं और गेहूं का भंडार इसको कहा जाता है। यानी मालवा का जो पाठार है इसके बारे में देखिए यहाँ पर 97, 98, 99 और 100 यानी 4 क्वेश्चन और हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएंगे पूरे 100 क्वेश्चन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 97 जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा, मालवा का जो पाठार है ये किस मिट्टी से निर्मित है ये आपको बताना है। क्लियर है, जल्दी से क्लिक करके बताइएगा सभी लोग, मालवा का पाठार जो है किस मिट्टी से निर्मित है या फिर किस मिट्टी से, किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा लावा मिट्टी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मालवा का जो पाठार है ये आपको बताना है, मालवा का जो पाठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। क्लिक करिएगा जल्दी से, मालवा के पाठार की औसत ऊंचाई कितनी है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका 500 मीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानापाव जो पहाड़ी है किस पाठार की पहाड़ी है या किस पाठार के अंतर्गत आती है, जहां पर वॉचू पॉइंट है और चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो ये किस पाठार के अंतर्गत आती है, क्लिक करिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा मालवा का पाठार। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। आप बताइएगा कि जो आपकी पार्वती नदी है, ये पार्वती जो नदी है ये किस पाठार की प्रमुख नदी है। क्लिक करिएगा जल्दी से, पार्वती नदी जो है किस पाठार की प्रमुख नदी है। तो ये भी जो है मालवा के पाठार की प्रमुख नदी है। यहाँ पर चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बेतवा, ये 5 जो नदियाँ हैं ये प्रमुख नदियाँ हैं मालवा के पाठार की। इसके अलावा चोटियाँ भी है, सीकार, जानापाव, दाहजारी, जो कि हमने आपको बताया भी था। काली मिट्टी मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। गेहूँ, कपास, गन्ना, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें भी हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गाइस यहाँ पर एक और काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन जो कि हमने पहले बताया था आपको, फायान ने मालवा के पाठार की जलवायु को श्रेष्ठतम जलवायु कहा है। ये फैक्ट आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 100 जो क्वेश्चन डिस्कस किए इनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए। आई होप कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा और ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो को देखने के बाद में ये पूरा टॉपिक है आपका कवर हो चुका है। आप इस टॉपिक से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस किए पूरी डिटेल के साथ में, पूरी एक्सप्लेन भी आपको किए हर एक चीज़, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए पूरी सीरीज़ को फटाफट हम एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर ले। इसलिए शेयर आप जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल पाए। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।